सी प्लस प्लस की टेक्निकलिटीज में बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हम देखने जा रहे हैं, टॉपिक जिसे हम क्लास कहते हैं, क्लासेस। यही शुरुआत होती है, यहीं पे ये अलग होती है बाकी लैंग्वेजेस से। तो क्लासेस के इम्प्लीमेंटेशन और इंटरफेस को देखेंगे, कंस्ट्रक्टर्स और मेंबर फंक्शंस को देखेंगे। आगे हम इन्यूमरेशंस और ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो हमारा जो आज का मुद्दा है उसमें क्लासेस है जो एक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करती है। तो एक तरीके से हम इसे एक सेपरेट एंटिटी मान सकते हैं, रियल लाइफ एंटिटी मान सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप वेक्टर की बात करें तो ये क्लास हो सकती है मैट्रिक्स, इनपुट स्ट्रीम, स्ट्रिंग, एफएफटी, जितने भी यहाँ पर मैंने लिखे हैं सारे के सारे आपके क्लासेस में, क्लासेस के अंतर्गत आते हैं, यानी कि उनकी आप क्लास बना सकते हैं, क्लासेस की तरह से सोच सकते हैं। तो क्लास एक यूजर डिफाइंड टाइप है, यूजर डिफाइंड टाइप। अब क्योंकि आप इंटीजर लेते थे और इंटीजर एक इनबिल्ट डेटा टाइप है, आपने x कर दिया तो इसका मतलब आपको पता चल गया कि x जो है इंटीजर टाइप है, इसके ऑपरेशंस आपको पता चल गया और ये कितनी मेमोरी में जगह लेगा ये आपको पता चल गया। क्लासेस के भी हम वेरिएबल बनाएंगे। अब क्या क्लासेस के अगर वेरिएबल बन सकते हैं, किसी भी चीज के वेरिएबल बन सकते हैं, तब हम इससे कहेंगे कि ये हमारा यूजर डिफाइंड टाइप हो गया। तो सी प्लस प्लस आप छोटे या बड़े दोनों ही प्रोग्राम के लिए यूज कर सकते हैं। जो कॉन्सेप्ट आया क्लासेस का वो शुरुआत में सिमुला 67 एक लैंग्वेज थी। अगर आप सी प्लस प्लस की किताब देखेंगे, लेफोरे देखेंगे, चाहे स्ट्राउस-ट्रूप की देखेंगे, जितनी भी किताबें आई हैं आपके, उन सब में स्टार्टिंग में यही दिया गया है कि ये सिमुला 67 प्लस प्लस अगर आप करेंगे तो क्लासेस आपको मिलेगा। तो मेंबर और मेंबर एक्सेस, क्लास को हम कैसे देख सकते हैं? क्लास हम इस तरीके से लिखते हैं, क्लास एक कीवर्ड है, क्लास का नाम आएगा, साथ में ये जो ब्रेसेस है, ये एक्स क्लास का नाम है, ये ब्रेसेस है, यहाँ ब्रेस शुरू होंगे, अंदर होंगे, ये आपका यहाँ से यहाँ तक क्लास होती है। आखिर में आप इसे सेमीकोलन से बंद करेंगे। तो ये क्लास, एक कीवर्ड, एक्स क्लास का नाम, अंदर आपके डेटा मेंबर्स आएंगे जो इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे, फंक्शन मेंबर्स आएंगे जो इस पे काम करेंगे इन डेटा मेंबर्स में। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास ये क्लास है, इसका नाम x लिखा हुआ है। ये पब्लिक में आपको बताऊंगा, ये एक्सेस स्पेसिफायर होता है। ऐसे पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड तीन चीजों के बारे में बात करेंगे। प्रोटेक्टेड की अभी नहीं करेंगे, इनहेरिटेंस में जब जाएंगे तब बात करेंगे। फिलहाल पब्लिक और प्राइवेट के बारे में जरूर बात करेंगे। ये आपका इंटीजर m, यानी कि आप डेटा मेंबर बता रहे हैं, दिस इज डेटा मेंबर। और ये mf फंक्शन जो है, मेंबर फंक्शन के लिए mf शॉर्ट लिखा हुआ है। मेंबर फंक्शन क्या है करता है, इस पे काम करता है, तो आप इसके अंदर m देखेंगे। लेकिन जरूरी नहीं है, ये कहीं नहीं कहा गया कि आप ऐसे फंक्शन नहीं बना सकते जो m को यूज ना कर रहे हो। आप एक प्रिंटिंग का फंक्शन बना सकते हैं, है ना। तो उसके लिए आपको जरूरत नहीं है कि आप, लेकिन कोशिश करिएगा कि जो फंक्शन हो वो इस पे काम करें, क्योंकि इसी के एक्चुअली क्लास का मुद्दा ये है कि डेटा मेंबर्स दीजिए, डेटा मेंबर्स पे काम करने वाले आप फंक्शन बनाएंगे। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, आप एक ओल्ड को m वेरिएबल असाइन कर रहे हैं, v को m कर रहे हैं, फिर रिटर्न ओल्ड करते रहे, तो कुछ यहाँ पर काम हो रहा है। अब यहाँ पर x क्लास का नाम है और यहाँ पर आपने वेरिएबल लिख दिया, यानी कि क्लास का वेरिएबल है, इसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्लास का वेरिएबल जैसे बनाया आपने, इसीलिए डेटा टाइप है, और ये तो इनबिल्ट डेटा टाइप नहीं है, तो फिर क्या कहेंगे इसे? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप करेंगे। अब इसको एक्सेस कैसे करेंगे? अब x, ये वेरिएबल तो आ गया, var, ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट से m को कैसे एक्सेस करेंगे, ऑब्जेक्ट से mf को कैसे एक्सेस करेंगे? आप सीधा ये var जो वेरिएबल है डॉट m करेंगे तो ये एक्सेस हो जाएगा। आप इज इक्वल टू 7 कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू इसको असाइन कर सकते हैं। तो जस्ट एक ऑपरेशन है, असली मुद्दा हमारा ये है। और उसके बाद हम अगर इसको फंक्शन को यूज करना चाहते हैं तो सीधा var, इसी var से डॉट करके फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक पैरामीटर पास किया गया, तो हमने लाइन पास किया, ये x को असाइन कर सकते हैं। तो क्लासेस जैसे मैंने बताया यूजर डिफाइंड टाइप है, ये आप समझ गए। यहाँ पर दो चीजें मैं अलग बताना चाहूंगा। पब्लिक आप देख चुके हैं। पब्लिक का मतलब ये है कि दुनिया को ये ओपन है, दुनिया को ओपन है। प्राइवेट का मतलब ये किसी को भी ओपन नहीं है। ये जो प्राइवेट है ये केवल इस क्लास तक निहित है। अब इसका फायदा नुकसान क्या है? अगर आपको क्लासेस, ये फंक्शन या मेंबर्स, इनको कोई यूजर को आप इनको इंटरफेस देना है, जैसे बोलते हैं ना, आप गेट बना देते हैं, घर का गेट बना देते हैं, घर की दीवार बना देते हैं, तो अंदर तो कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन गेट बनाया हुआ, तो ये इंटरफेस दिखाना है तो आप उसको पब्लिक कर दीजिए। लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है, गेट के अंदर आपका घर है, आप प्राइवेसी चाहते हैं, तो इस प्राइवेसी के लिए इसी का नाम प्राइवेट है, इसके लिए आप यहाँ ले आइए। तो कोई इंप्लीमेंटेशन जो चल रहा है, इंप्लीमेंटेशन जो भी करना है फंक्शन का, या कोई भी आप जो यूजर को नहीं दिखाना चाहते हैं, वो आप यहाँ लिख देंगे। तो पब्लिक के अंदर भी आपके फंक्शन डेटा आ सकते हैं,
प्राइवेट के अंदर भी आ सकते हैं। मतलब इन तीनों में ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज कहीं भी दे सकते हैं आप, बट उसकी जो एक्सेसिबिलिटी है, जो उसकी एक उसको छुपाना है, वो आप प्राइवेट से करेंगे, अगर आपको दिखाना है तो पब्लिक से करेंगे। अब स्ट्रक्चर क्लास के बारे में आती है। स्ट्रक्चर क्लास में अंतर ये है कि स्ट्रक्चर, वैसे यहाँ अंतर कुछ और बताया गया है। अगर जो C++ वाले देख रहे हो उनको ये अंतर पता है कि स्ट्रक्चर का मतलब है स्ट्रक्चर के अंदर आपके केवल वेरिएबल आ सकते हैं, फंक्शन नहीं आ सकते। क्लास के अंदर वेरिएबल भी आ सकते हैं, फंक्शन भी आ सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर C++ 14 में और 11 के बाद चेंज हो गया है। अगर आप एक क्लास मेंबर करेंगे और उसे प्राइवेट बोलेंगे, यानी कि क्लास मेंबर के अंदर के अंदर कोई भी अगर आप फंक्शन लिखेंगे चाहे वेरिएबल लिखेंगे, वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट हो जाएगा। आपने यहाँ कुछ नहीं दिया, प्राइवेट वगैरह कुछ नहीं दिया, इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब दिस मीन्स प्राइवेट आपने लगाया हुआ है और ये इंट एमएफ कर दिया। तो जब आप इसका वेरिएबल बनाएंगे और x.mf करने की कोशिश करेंगे, यानी कि फंक्शन mf बनाया और एक x का आपने एक ऑब्जेक्ट बना दिया जिसे हम क्लास का ऑब्जेक्ट कहते हैं, क्लास का वेरिएबल कह सकते हैं, और जैसे ही आप इस x से इस mf को कॉल करने की कोशिश करते हैं, यहाँ एरर आ जाएगा। उसका एरर क्यों आता है, उसका कारण, उसका सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि क्योंकि इसको प्राइवेट बना दिया। तो मैंने कहा था ये किसी को एक्सेसिबल नहीं है। अंदर ठीक है, अंदर आप क्लास के अंदर कुछ भी हो सकता है, ये मेरे फंक्शन डेटा को यूज कर रहा है वटेवर, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि अगर आपका ये बाहर आप कहीं से यूज कर रहे हैं वेरिएबल बना के या ऑब्जेक्ट से कॉल कर रहे हैं, तो एक्सेसिबल नहीं हो पाएगा। सॉरी। स्ट्रक्ट भी एक आपका कीवर्ड है। तो स्ट्रक्ट और क्लास में क्या अंतर हुआ? क्लास में जो अंदरूनी जितने भी आपके फंक्शन है वो और वेरिएबल है, अगर आपने उसमें कुछ नहीं दे रखा तो बाय डिफॉल्ट वो प्राइवेट हो जाएंगे, जबकि स्ट्रक्चर के अंदर जो भी देंगे आप वो बाय डिफॉल्ट आपके पब्लिक होंगे। देखिए जैसे ये ना, इसका मतलब ये हो गया कि ये बाय डिफॉल्ट पब्लिक हो गया। तो स्ट्रक्ट किस लिए यूज होते हैं? स्ट्रक्ट बहुत हैवीली यूज करते हैं हम डेटा स्ट्रक्चर के लिए, जहां पर जो मेंबर्स हैं वो वैल्यू लेंगे, उनको हम डेटा स्ट्रक्चर में बहुत यूज करने वाले हैं, इसलिए स्ट्रक्ट जाना भी बहुत जरूरी है आपके लिए। तो स्ट्रक्ट के बारे में बात करते हैं। देखिए स्ट्रक्ट है, स्ट्रक्ट एक जैसे मैंने बताया कीवर्ड है। डेट इसका नाम हो गया, स्ट्रक्ट डेट हो गया, इस पे YMD ईयर मंथ और डी आ गया। अब इसका एक वेरिएबल बना लीजिए स्ट्रक्ट का, माय बर्थडे नाम का। बिल्कुल एक्सेसिंग क्लास और इसकी स्ट्रक्ट की एकदम सेम है। अब देखिए यहाँ पर इसने जो नाम बनाया, इसका वेरिएबल बनाया, डॉट वाई करके ही तो 12 दे दिया, डॉट एम करके 30 दे दिया, डॉट डी करके 1950 दे दिया। क्या ये सही है? ये तीनों तो सही है, लॉजिकली गलत है। लॉजिकली क्या है प्रॉब्लम इसमें कि डे में आप 1950 दे रहे हैं तो सही नहीं है ना, डे में तो 31 तक ही आ सकता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे और विद अ फ्यू हेल्पर फंक्शन फॉर कन्वीनियंस हम थोड़े से इसमें फंक्शंस भी डाल देते हैं, फंक्शन जो इसकी हेल्प करेंगे। जैसे स्ट्रक्चर बना दिया, अब यहाँ पर स्ट्रक्चर का वेरिएबल बना दिया क्या, माय बर्थडे, इसके अंदर आपके पास YMD करके आपके पास वेरिएबल आ गया। जैसे ही आप यहाँ पर हेल्पर फंक्शन देंगे इनिट डे, यानी कि आप क्या कर रहे हैं कि डेट %, इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर ये माय बर्थडे पास करने वाले हैं। अब बताने वाले हैं कि देखिए साहब हम माय बर्थडे यहाँ पर पास करेंगे, %, मतलब ये है कि डेट टाइप का, इस डेट टाइप का अंदर यहाँ आने वाला है, और आप क्योंकि माय बर्थडे में चेंज कराना चाहते हैं इसलिए %, दे दिया, क्योंकि कॉल बाय रेफरेंस चाहते हैं। बाकी YMD तो वैसे का वैसा है। और फिर ऐड डे करेंगे तो आप में फिर आपने माय बर्थडे इसके अंदर आ जाएगा, ये ले लेगा कॉल बाय रेफरेंस, यानी कि उसको इंगित करने लगेगा और उसमें n को जोड़ देगा, मतलब इट विल इंक्रीज द डे बाय n डेज। अब इनिट डे में अगर आप एक फंक्शन लिखना चाहते हैं तो ये करता क्या है कि माय बर्थडे 12/30/1950 ये इनिशियलाइज कर देगा। तो अगर आप ये इनिशियलाइजेशन करना चाहते हैं तो क्यों ना मैं आपको एक नई चीज बताऊं, और वो है आपका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का काम क्या होता है कि जो हमने इनिशियलाइजेशन किया, ये इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इनिशियलाइज करेगा YMD को, अपने आप डेट अपने आप मिल जाता है आपको, और आप चाहते हैं कि इसको वैलिड डेट से चेक भी कर ले तो वो भी हो सकता है। यहाँ स्ट्रक्चर के अंदर ये भी पॉसिबिलिटी है। तो डेट यहाँ पर आपका आ गया, डेट आपने डेट एक स्ट्रक्चर बनाया, उसके अंदर आपने एक वेरिएबल बना दिया माय बर्थडे। यहाँ तक तो ठीक था, ये अभी आपने देखा तो बोलेंगे इसमें अंतर क्या है। यहाँ पर माय बर्थडे के आगे जो 12, 30 और 1950 दिया ना, वो इसको कॉल कर लेगा, यानी कि माय बर्थडे बनेगा और उसको 12, 30 और 1950 से इनिशियलाइज भी कर देगा। ये फायदा है आपके स्ट्रक्चर का कि ऑब्जेक्ट बनाते समय ही आप इनिशियलाइज कर सकते हैं। ये भी सही है। ये गलत इसलिए है क्योंकि रन टाइम एरर दे रहा है आपको, ये डेट के साथ आप 1950 डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है हमारा। अभी हमारा बेसिक एम ये है कि हम किस तरीके से इस माय डे, ये जो माय डे है ये क्या करता है, यहाँ पर आप माय डे का आपने एक बना दिया एक डेट टाइप,
अब डेट टाइप जैसे बना दिया तो आपका माई डे के साथ इसमें, अब इसके साथ अभी देखिए एक माई बर्थडे करके एक वेरिएबल बनाया और माई डे करके भी वेरिएबल बनाया, यानी ऑब्जेक्ट बनाया, तो दो ऑब्जेक्ट हो गए। एक ऑब्जेक्ट को आपने इनिशियलाइज कर दिया, एक ऑब्जेक्ट में आपने ऐड डे करके वैल्यू डाल दी 2, या इंक्रीज द डेट बाय 2। माई डे के साथ आप इसको वाई एम डी किसी को भी कॉल कर सकते हैं, जैसे एम को कॉल कर दिया, ठीक। डेट ठीक नहीं है, मंथ ये एम है, मंथ में 14 दे रहे हैं, ये गलत हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, ये तो लॉजिकल एरर है जिससे आपको बचना चाहिए। अब बारी आती क्लास की। अब हमने क्लास लिखा, क्लास का नाम लिख दिया डेट। अब इसके अंदर हमने 3 वेरिएबल दे दिए वाई एम डी, इंटीजर टाइप के। पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर में या पब्लिक लुकअप में आपने एक डेट लिख दिया। डेट देखिए ये दोनों नाम बिल्कुल सेम है, तभी हम इसको कंस्ट्रक्टर कह रहे हैं। दोनों नाम सेम है, नाम सेम होते ही हमने आगे जितना भी देना था वो दे दिया। आपके ऊपर वाई भी, केवल वाई भी दे सकते थे, एम भी दे सकते थे, डी भी दे सकते थे। जिस हिसाब का कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे, जिस हिसाब से कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बनाते समय वैल्यू देंगे, वो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। यहाँ पर क्योंकि तीनों वैल्यू दी हुई है आपने, जैसे ही यहाँ पर आप एक डेट का वेरिएबल बनाएंगे माई बर्थडे और ये तीनों वैल्यू डालेंगे, ये अपने आप इनिशियलाइज हो जाएगा। और फंक्शन भी है साथ में, फंक्शन भी बनाया हुआ है जिसे हम एक्सेस फंक्शन कहते हैं या मेंबर फंक्शन कहते हैं। ऐड डे करके एक फंक्शन बना हुआ है आपका। यहाँ पर आपने रिटर्न, तीनों को रिटर्न कराने के लिए लिख दिया, चाहे आप मंथ रिटर्न कराना चाहे, डे रिटर्न कराना चाहे, चाहे ईयर कराना चाहे। तो अब यहाँ पर डेट माई बर्थडे ये चीज आ गई। अब जैसे आप माई बर्थडे डॉट मंथ करते हैं तो ये कॉल हो जाएगा, ये रिटर्न कर देगा इनको। तो यहाँ पर आपका वी कैन रीड ऑल्सो दिस मंथ। और आपको कोई वैल्यू असाइन करनी है तो मंथ में 14 करें। अगर यहाँ पर प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि ये तो प्राइवेट है, इसको तो आप एक्सेस कर ही नहीं सकते। तो ये एरर ये वाली है। ये बात की बात आएगी कि मंथ में आप 14 क्यों दे रहे हैं, ये सेकंड लेवल पे बात आएगी। पहली चीज तो ये है कि आप प्राइवेट को एक्सेस कैसे कर रहे हैं। प्राइवेट को तो एक्सेस कर ही नहीं सकते ना। तो ये वैलिडेट वगैरह देख लिया, इसको आप चेंज करा सकते हैं अपने आप, कोशिश कर सकते हैं कि एक सही प्रोग्राम लिखे। तो जो वैलिड वैल्यू है, वैलिड डेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। हम किस तरीके से आपका स्पेसिफाई करें या फिर एक तरीके से मुतमईन हो जाए कि हाँ भाई सही वैल्यू आएगी। तो एक रूल जो कंस्टिट्यूट करेगा वैलिड वैल्यू को, उसे हम इनवेरिएंट कहते हैं। इनवेरिएंट, तो द इनवेरिएंट ऑफ डेट, अ डेट मस्ट रिप्रेजेंट डेट इन पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इज यूजुअली हार्ड टू स्टेट प्रिसाइजली। यानी कि कोई इनवेरिएंट जो वेरी नहीं कर रहा है, तो आप उसको कैसे प्रिसाइजली वो करेंगे। तो उसके लिए आप, इफ यू कांट थिंक ऑफ अ गुड वेरिएंट, अगर आपके पास वेरिएंट नहीं है तो आप सीधा आप स्ट्रक्चर यूज करिए। अगर आप इनवेरिएंट सोच सकते हैं तो आप क्लास आराम से यूज करिए। अब इसमें आप देखिएगा कि मैंने एक क्लास बनाया डेट, ये डेट चल रहा है, उसके अंदर ये एक कंस्ट्रक्टर बना दिया, एक फंक्शन है डे, एक फंक्शन बना दिया मंथ। अब इसके अंदर प्राइवेट दे दिया इंट वाई एम। ओके, अब जैसे ही हमने डेट, यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्टर कॉल किया ना, तो बाहर कैसे कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं, डेट ये क्लास का नाम, डबल कोलन, यहाँ कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा, और यहाँ पर इंट वाई वाई एम एम डी डी, वाई वाई एम एम डी डी। मेंबर, ये देखिए इसमें हो क्या रहा है कि हम इसको करने के बाद कोलन करके ये वाई में वाई वाई, एम में एम एम और डी में डी डी, ये वैल्यूज पास करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसे हम कहते हैं मेंबर इनिशियलाइजर। वाई वाई एम एम और डी डी, वाई एम और डी को इनिशियलाइज कर देंगे, जो भी आप वैल्यू पास करेंगे इनिशियलाइज कर देंगे। तो लिखना इस तरीके से, ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से लिखना है। अगर आपका मेंबर ऑफ या फिर मेंबर इनिशियलाइज करना है क्लास के बाद, तो ऐसे करेंगे। और अगर किसी फंक्शन को कॉल करना है उसका तरीका तो आप जानते हैं, डबल कोलन लगा के यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर आपका रिटर्न टाइप लिख देते हैं। और कोशिश ये करिए कि अगर मान लीजिए यहाँ पर आपने, मैं आपको एरर्स बताता हूँ क्या हो रही है। क्लास दिया आपने डेट को इनिशियलाइज कर दिया, डेट को कंस्ट्रक्टर बना दिया, इसके लिए ऐड डे करके एक फंक्शन लिख दिया, मंथ करके एक फंक्शन लिख दिया, प्राइवेट वाई एम डी यानी एक्सेस नहीं हो सकते। अब इंट मंथ में आप कॉल कर रहे हैं रिटर्न, क्या ये हो सकता है? पहली चीज तो ये कहाँ, ये तो ग्लोबल बन गया ना। आपने इसको अगर डेट के साथ संबंधित करना है तो डेट डबल कॉलन ये लिखना पड़ेगा आपको। तो आप इसको भूल गए, इसीलिए ये इंट ग्लोबल जो है, इंट मंथ जो है वो ग्लोबल फंक्शन बन गया। लेकिन रिटर्न है, ये एम तो एक्सेस हो नहीं सकता। क्या हो सकता है, ये तो प्राइवेट है, तो ये दिक्कत आ जाएगी। दूसरी दिक्कत ये वाली है, सीजन। क्या सीजन इसके अंदर दिखाई दे रहा है किसी क्लास के अंदर कहीं भी? क्लास की परिधि ये ब्रेस और ये एंड ब्रेस, इसके अंदर क्या आपको दिख रहा है? सीजन नहीं दिख रहा है। ये आपका एक चीज है। और अगर आपके जैसे कोई इनवैलिड डेट आती है तो आप उसका तरीका बताइए, बताता हूँ आपको। जब भी आप प्रोग्राम लिखेंगे, कोई इनवैलिड डेट या इनवैलिड एंट्री को चेक कराना है या उसको वेरीफाई कराना है और यूजर को आउटपुट देना है, तो उसके लिए क्या करेंगे आप?
एक क्लास डेट यहां तक तो आप समझ गए। यहां पर एक क्लास और जोड़ दी हमने इनवैलिड करके, इसको हम यूज करेंगे एज एन एक्सेप्शन। बाकी ये तो आपको पता है कंस्ट्रक्टर है प्राइवेट के अंदर YMD दे रहे। दो चीजें इसमें हमने नहीं इंक्लूड की, एक आपका ये क्लास इनवैलिड और यहाँ पर बूल इज वैलिड। तो जैसे ही आपने ये किया डेट डबल कॉलन डेट, यहाँ पर आपने इनिशियलाइज करना चाह रहा डेटा मेंबर्स को, तो जैसे ही आप इनिशियलाइज कर रहे हैं यहाँ यहीं पे चेक कर लीजिए कि इफ इज वैलिड, आप यहीं पे चेक कर लीजिए कि YMD अगर ये वैलिड है तो ठीक है, अदरवाइज आप ये क्लास को थ्रो कर दीजिए। तो ये आपका एक इनवैलिडिटी चेक करने के लिए आपका एक तरीका हो गया। तो पब्लिक प्राइवेट आपको क्यों करना है, ये एक सवाल उठ सकता है आपके मन में, क्यों नहीं सबको पब्लिक कर दें। आप एक क्लीन इंटरफेस चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एक इन्वेरिएंट मेंटेन हो, डिबगिंग आप अच्छे से करना चाहते हैं, जो चेंज है उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, उन सभी चीज के लिए आप प्राइवेट और पब्लिक का मेन कॉन्सेप्ट है। तो ये बात हुई आपकी क्लासेस की। आगे हम इनोवेशन और ओवरलोडिंग देखेंगे। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।